मैं यस के सर यानवी पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2025 से जो भी एग्जाम चल रहे हैं उसमें काफी मात्रा में कथन और कारण से या फिर कथन कूट से या फिर कथन मिलान से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कथन और कारण से कूट से और मिलान से क्वेश्चन। तो चलिए बगैर समय गंवाए आते हैं हम क्वेश्चन पर। देखिएगा ध्यान से क्या दिया हुआ है। आता है 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह थर्मामीटर में पारे की जगह किसका यूज किया जाता है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पारे की जगह अल्कोहल का यूज किया जाता है। क्या दिया हुआ? पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप बात को समझिएगा। अभिकथन में ये दोनों अभिकथन और कारण में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसको मैं बताता हूँ कि दोनों क्वेश्चन में जो दिया हुआ अभिकथन दिया है उसको आपको देखना है कि सही है या गलत है। अब कारण में भी जो बातें दी हो सही है गलत है। अगर मान लिया दोनों सही हो जाता है तो दोनों को कोरिलेट कीजिए कि एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन था है क्या? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसमें आपको बता दूं, अल्कोहल का लगभग जो है टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक जिसको बोलते हैं आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है वो। ठीक है। जबकि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। यहाँ आपको कह रहा है थर्मामीटर में पारे की जगह आप अल्कोहल का प्रयोग कीजिएगा तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड में जब वो उबलने लगेगा 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होगा? फट जाएगा पारा थर्मामीटर। इसलिए थर्मामीटर में पारे का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपका कथन एक क्या हो गया? वो गलत हो गया। ठीक है। कथन एक आपका अभिकथन जो है ये गलत हो गया। अब कारण के बारे में बात जानते हैं। कारण दिया हुआ है अल्कोहल का हिमांक। अल्कोहल का हिमांक क्या होता है? यहाँ देखिए दिया हुआ है अल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। अल्कोहल का हिमांक जो है पारे की तुलना में कम होता है। अल्कोहल अल्कोहल का एक खासियत है कि वो अत्यधिक ठंड में भी नहीं जमता है। इसका उपयोग जो है इसी यही कारण है इसका यूज जो है ठंडे प्रदेश में ज्यादा किया जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो है आपका इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि आपका अभिकथन ए जो है वो गलत है और ये आपका कारण आर जो है वो सही है। ठीक है। कारण आर आपका सही हो गया, यानी ए गलत और आर सही। आपका आंसर क्या हो गया? विकल्प ए हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है पहला अभिकथन में समुद्री मछली समुद्री मछली के बारे में कहा गया है। समुद्री मछली समुद्र का पानी पीती है, वही मीठे जल की मछली कभी पानी नहीं पीती है। ठीक है। कभी पानी नहीं पीती है। बात समझिएगा, समुद्री मछली समुद्र का पानी क्यों पीती है वो जानते हैं। एक परासरण होता है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी हमेशा कम नमक वाली सांद्रता से अधिक नमक वाली सांद्रता की ओर बहता है। यानी जल का एक ऑस्मोसिस होता है, परासरण होता है कि ऑलवेज वो क्या होता है ना कि कम नमक वाली, जिसमें नमक जिसकी सांद्रता में नमक कम होगा वो अधिक नमक वाली सांद्रता की ओर फ्लो करता है वो। ठीक है ना। तो समुद्री मछली का क्या स्वभाव होता है? समुद्री मछली के बाहर का पानी जो होता है वो खड़ा होता है, समुद्र का जहां पर वो रहती है मछली, समुद्री मछली का। तो खड़ा होने के लिए क्या होता है, इसलिए मछली के शरीर के पानी बाहर निकलता रहता है। यही वजह होता है कि उसके बाहरी पानी जो है खड़ा है, इसके चलते समुद्री मछली के शरीर से पानी बाहर की ओर निकलते रहता है। इसे पूरा करने के लिए वह पानी पीती है। बात समझ में आ गया? समुद्री मछली पानी क्यों पीती है? क्योंकि समुद्र का पानी खड़ा होता है और मछलियां जो है के शरीर से पानी निकलती रहती है बाहर की ओर। यही कारण है कि उसको पानी पीना पड़ता है। अब वही दूसरा चीज दिया मीठे जल की मछली जो होती है उसका क्या रीजन है वो समझिएगा। मीठे जल की मछली के शरीर में नमक बाहर बाहर की पानी से ज्यादा होता है। यानी बाहर की पानी में जितना नमक है उससे ज्यादा उसके शरीर के अंदर के पानी का नमक होता है। इसलिए पानी अपने आप ही शरीर में घुसता है, उसके शरीर के अंदर जो है पानी
अपने आप घुसते रहता है, अतः उसको जो है पानी पीने की जरूरत नहीं होती है। एक नंबर आपका अभिकथन दोनों बात कह रहा है ये आपका क्या हो गया 100% सही हो गया। तो कारण कहता है समुद्री मछली अपने पर्यावरण के लिए अति पराशर है जबकि मीठे जल की पतली अल्प पराशर होती है। बात समझिएगा, इसको समझना है कि समुद्री मछली अपने पर्यावरण के लिए अति परासारी। देखिए यहाँ पर अति परासारी जो है ये समुद्री मछली अति परासारी नहीं होती है। समुद्री मछली होती है अल्प परासारी, यानी उल्टा दे दिया यहाँ पर होना चाहिए अल्प परासारी होती है। ठीक है, तो इसके चलते ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आर आपका गलत हो गया, ए आपका सही हो गया। ए सही आर गलत आपका दिया है विकल्प डी में। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प डी आपका। चलिए आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है वो जानिएगा। प्रेशर कुकर के अंदर भाप का दबाव बढ़ता है। भाप जो होता है, वाष्प जो होता है उसका प्रेशर बढ़ता है, तो पानी के उबलने का तापमान जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका बढ़ जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। सामान्य परिस्थिति में पानी एक पिछले क्वेश्चन बताए थे आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन प्रेशर कुकर में इसका जो हो जाता है टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। ठीक है, तो भौतिक नियम है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरा कहता है कारण में दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने से ये क्या करे, दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। ठीक है, इसको समझिएगा, भौतिक नियम है ये। यह जो है गैल-लुसाक का नियम कहलाता है, और ये एक व्यवहारिक अनुप्रयोग भी है कि ऐसा होता है, दाब अगर बढ़ता है जल का क्वथनांक जो होता है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जब प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। यानी ए और आर जो है दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है ए का पूर्णतः व्याख्या कर रहा है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका विकल्प बी। यानी ए और आर दोनों कोरिलेट हो गए, यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, दोनों क्या हो गए, कोरिलेट हो गए। इसीलिए क्या हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी सही। अब यहाँ देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है। खाड़ी सहयोग सदस्य के बारे में आप लोग जान लीजिए। खाड़ी ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जीसीसी। ठीक है, बोलते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, जीसीसी, जीसीसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इसमें 6 टोटल देश हैं। छहों देश का नाम मैं बता दूं एक बार से। आपका यहाँ पर 4 तो देश दिया हुआ ही है, 4 देश नहीं दिया हुआ है। पहला देश इसमें है सऊदी अरब, उसके बाद कुवैत आता है, संयुक्त अरब अमीरात आता है, कतर आता है, बहरीन आता है, ओमान आता है। अब देखिए, इसमें अभी आप देखें कि नाम जितना हमने लिया उसमें से क्या था, बहरीन का नाम दिया हुआ था। यहाँ देखिए बहरीन आपका है, ये बहरीन आपका क्या होगा, उसमें आ जाएगा बहरीन। ठीक है, बहरीन। और यहाँ देखिएगा, उसके बाद आपको मैं बता दूं, बहरीन के अलावे आपका क्या, ईरान। बहरीन आपका क्या कह रहा है, हिस्सा नहीं है। बहरीन तो हिस्सा है नहीं, बहरीन हिस्सा है, ये तो हिस्सा है आपका बहरीन। तो चलिए, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर कतर भी आपका है हिस्सा। चलिए, तो नहीं हिस्सा कौन है आपका, ईरान नहीं है हिस्सा। आपका नहीं हिस्सा कौन है, इराक नहीं है हिस्सा आपका। ये ईरान और इराक जो है इसका हिस्सा नहीं है। ईरान दिया है 2 में और इराक दिया है 3 में, ये 2 और 3 आपका इसका हिस्सा नहीं है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। यानी सी नंबर आपका, ये जो आपका आंसर है 2 और 3 वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए पहले समझ लीजिए। मानव विकास सूचकांक जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ये जो है इसको बोलते हैं यूएनडीपी। तो इसमें जो है 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट ये पेश किया था 1990 में, जो कि यहाँ देखिए दिया हुआ भी है। यूएन यूएनडीपी जो है ने 1990 में अपनी पहली विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसे मानव विकास सूचकांक था। एक नंबर क्या हो गया आपका, सही हो गया। एक नंबर आपका सही हो गया। तो चलिए एक नंबर को हम कर देते हैं सही। दूसरा नंबर जो है, उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ।
मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाली अर्थशास्त्री का टीम जो था, उसके नेतृत्वकर्ता जो थे, वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। उनका नाम था महबूब उल हक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें आपके भारतीय अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वो भी शामिल थे। और इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं सब चीज। और इसका जो है जीडीपी, इसका काम होता है कि केवल विकास के लिए जीडीपी को बढ़ने से रोके, बल्कि जीवन का सुधार भी हो, यानी सिर्फ जीडीपी ही ना बढ़े, जीवन में भी सुधार हो। ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व कौन किया था? महबूब उल हक। और यहाँ एस प्रिसनर दिया हुआ है, ठीक है ना। जबकि आप जानते हैं यहाँ पर दिया हुआ था सिर्फ जो है महबूल हक ने किया है, एस कृष्णा ने नहीं किया है। आपका ये 2 नंबर क्या हो जाएगा बाबू? गलत हो जाएगा। 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? गलत। ये आपका गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, जो कि दिया हुआ विकल्प बी में। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प बी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए सही कालानुक्रम के अनुसार। देखिएगा, कालानुक्रम के अनुसार जब लेना है, सबसे पहले आप देखिए, ये जो आपका दिया हुआ है अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन, ये जो है आपका, ये 2015 में, ये कब आया था? 2015 में। ये जो आपका है 2015 में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका 2015 में, 2015 में। इसी से आपको पता चल जाएगा आंसर क्या होगा इसका। और आपको मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये दिया है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। इसका आप देखिए, हुआ था 2005 में, ये 2005 में, ये 2005 में हुआ था। उसके बाद जल जीवन मिशन के बारे में बात कर लें, इसकी बात कर लें अगर, ये देखिए कब हुआ था जल जीवन मिशन। ये हुआ था आपका 2019 में, 2019 में, 2019, ध्यान दीजिएगा 2019 में, 2019 में। चलिए उसके बाद आपका दिया हुआ यहाँ पर क्या? राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। ये जो है आपका आया था 2007 में, 2007 में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका 2005 वाला कालानुक्रम के अनुसार अगर चले, यानी 2 नंबर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 7 वाला यानी 4 नंबर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 2015 वाला यानी 1 नंबर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये जल जीवन मिशन, ये 3 नंबर। 24 13 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ विकल्प किसमें? विकल्प सी में आपका ये आंसर हो जाएगा, विकल्प सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका पहला दिया हुआ है सुमेलित करने वाला, उसमें समझना है। यहाँ पर देखिए, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का यूज किया जाता है आपका वायु, हाँ एकदम सही है। एनीमोमीटर का यूज किया जाता है आपको वायु की चाल के लिए, सही है एकदम। आमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा मापने के लिए, भी सही है। टोक्योमीटर, टोक्योमीटर का दाबांतर के लिए, बाबू रे यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दाबांतर जो दिया है, दाबांतर के लिए टोक्योमीटर का यूज नहीं करते हम लोग। टोक्योमीटर का यूज होता है क्षैतिज दूरी, क्षैतिज क्षैतिज दूरी, ठीक है ना। क्षैतिज दूरी एवं ऊर्ध्वाधर कोण, क्षैतिज दूरी मापने के लिए आप टोक्योमीटर का यूज कीजिएगा, या ऊर्ध्वाधर कोण को मापने के लिए भी टेकोमीटर का यूज किया जाता है। पायरोमीटर तो आप लोग जानते हैं, उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। कहता है कौन सुमेलित नहीं है? आपका सुमेलित कौन नहीं है? यानी विकल्प सी आपका सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर है। इसमें कहता है कूट मिलान करने के लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर कोटा, कोटा में, कोटा कहाँ है? आप देखिएगा, कोटा आपका राजस्थान में है। कोटा कहाँ है बाबू? तो राजस्थान में है। आपका आ गया 4 नंबर, ए का 4 हो गया। उसके बाद आपका तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र, यानी आपका आ गया 3 नंबर में। काकरापाड़ा आपका क्या है? यहाँ देखिए, कोटा जो है ताप विद्युत संयंत्र है, जो राजस्थान में है। तारापुर भी ताप विद्युत संयंत्र ही है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। काकरापारा जो है, ये भी ताप विद्युत संयंत्र है, ये आपका गुजरात में है, यानी 2 नंबर के पास चला गया। नरोरा भी जो है आपका ताप विद्युत संयंत्र ही है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। यानी आपका ए के लिए आ जाए 4,
देखिए ए के लिए 4 किस में दिया है, सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, विकल्प बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 9 नंबर, ये भी मिलान करने का है आपको। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर है कहाँ, पहले ये देखिएगा। कोयम्बटूर आपका कहाँ पर है, ये जानना है। कोयम्बटूर जो है आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। ये दक्षिण भारत का, इसका मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। इसके लिए आ जाएगा क्या, 4 नंबर। राउरकेला, राउरकेला भारत उड़ीसा में है। यहाँ पर लौह इस्पात उद्योग है। और लौह इस्पात उद्योग है, तो ये चला जाएगा कहाँ, 3 नंबर के पास। ठीक है, राउरकेला। उसके बाद कपूरथला दिया हुआ है। कपूरथला जो है आपका रेल डिब्बा फैक्ट्री है, और ये पंजाब में स्थित है। कपूरथला जो है रेल डिब्बा फैक्ट्री है, और ये पंजाब में स्थित है। बरौनी बिहार में है, जहाँ की तेल रिफाइंड किया जाता है, तेल शोधनशाला है। यानी कहने का मतलब हुआ, ए के लिए 4, ए के लिए 4, ए और किसमें दिया, ए और ए में दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है 4। यहाँ देखिए 3 किसके लिए, राउरकेला कहाँ है, राउरकेला में लौह इस्पात नहीं, 3। यहाँ पर आपको 2 वाला नहीं होगा, 3 वाला आंसर होगा। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, विकल्प नंबर ए सही आंसर इसका 9 का। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है वो देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज क्या प्रत्येक बाह्य कोण का मान 120 डिग्री होता है। आप लोग जान लीजिए, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान जो होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर अंतः कोण का मान जो होता है वो 60 डिग्री होता है। अंतः कोण का मान 60, बाह्य कोण का मान होता है 120 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री, बाह्य कोण का मान 120 डिग्री। यहाँ पर पहला कथन में आपको दिया हुआ भी है कि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो होता है 120 डिग्री होता है। ये सही है। और ये अभिकथन आपका सही हो गया। चलिए, ये अभिकथन आपका सही हो गया। और यहाँ पर दिया हुआ है कि अंतः कोण और बाह्य कोण, अभी आपको बताया यहाँ पर अंतः कोण का मान 60 डिग्री और बाह्य कोण का मान 120 डिग्री। ठीक है, बाह्य कोण का मान 120 डिग्री, दोनों को ऐड किए तो 180 डिग्री। यहाँ पर ये दिया हुआ भी है आपका अंतः कोण बाह्य कोण का माप का योगफल, यानी आर भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। और आर जो है ए की सही व्याख्या कर, देखिए बाह्य कोण का मान तभी होगा 120 डिग्री जब अंतः कोण का मान 60 डिग्री होगा। दोनों कोण का वैल्यू हो जाएगा 100। यहाँ पर आपको डिनोशन दिया हुआ भी है। बाह्य कोण का मान आप 120 डिग्री रखिएगा, तभी जाके 180 डिग्री पूरा पूरा होगा। यानी ए और दोनों सही है। और ये आपका आर जो है ए की पूरा व्याख्या करता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प बी। इस तरह से आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त कर दे बाबू। अगर अच्छा लगा हो ये क्लास, इसी तरह का, ये तो मैं अभी आपको अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन बताया, और आपको कुछ स्टैटिक जीके और अन्य क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊंगा। अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।